तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है बिल्कुल टर्मिनल एंड पे यहाँ पे अटैच होती है। इससे पहले पूरी ग्लाइकोलिसिस हो या क्रेब साइकिल हो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन अटैच नहीं होती, एकदम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ये अटैच होती है। और लास्ट पॉइंट पे अटैच होने से हाइड्रोजन आयन और इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाती है। तो इस तरह से क्या होता है, इस एक तरफ का हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हो जाता है, इधर का प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है कि अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ये प्रोटॉन नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं आएंगे, तो ये वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये कंज्यूम हो जाते हैं, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं। जब कंज्यूम होते हैं तो एक सक्शन क्रिएट होता है, उस सक्शन की वजह से ये पूरी मशीनरी चलती रहती है, पूरी प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डंप होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, तब ये प्रोसेस अल्टीमेटली रुक जाएगी। ऐसा ही हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में भी देखा था कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन केमियास्मोटिक थ्योरी के थ्रू मूव करता रहता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ से एक तरह से सक्शन क्रिएट होता रहेगा और ये पूरी मशीनरी चलती रहेगी। अब ये जो हाइड्रोजन आयन इस साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया तो ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा, मगर कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। चैनल कहाँ मिलता है इसको? कॉम्प्लेक्स 5 में। तो कॉम्प्लेक्स 5 इज मेड अप ऑफ F0 एंड F1 पार्टिकल। तो F0 जो होता है वो एक चैनल की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है मूव करते हैं। तो ये क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और इसके अक्रॉस प्रोटॉन मूव करते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा पोर्शन है वो F1 है, इसको हम लोग कहते हैं हेड पीस। तो इसके पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपुल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP। और इसी F1 साइट में ATP सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन कैसे होगा? ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ेगा और ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन या प्रोटॉन क्रॉस हो रहा है, इसकी एनर्जी को कंज्यूम करके ये ATP की सिंथेसिस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेटेज एंजाइम। और ये जो क्या है, ये F1 पार्टिकल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये F0 पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल है। इसको हम लोग हेड पीस भी कहते हैं और ये इसका बेस पोर्शन है। ये हेड पीस है, ये बेस पोर्शन है। तो बेस पोर्शन क्या होता है? चैनल की तरह काम करता है। F0 जो है वो बेस पोर्शन है, ये चैनल की तरह, जबकि F1 जो है हेड पीस जो है वो मेन पोर्शन है, जहाँ पे ATP सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से ATP की सिंथेसिस होती है। आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, यानी कि इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, और यहाँ पे इस तरह से ADP प्लस फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट की हेल्प से ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो ये इस जो ग्रेडियंट की वजह से जो इधर मूवमेंट हो रहा है उसकी एनर्जी को यूज करता है ये ATP के सिंथेसिस में। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हर एक ATP की सिंथेसिस के लिए 2 हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड या 2 प्रोटॉन रिक्वायर्ड होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन की जो एनर्जी होती है वो जरूरी होती है एक ATP की सिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ATP प्रोड्यूस्ड 2 हाइड्रोजन पासेस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जब F0 से मूव करता है प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन और F1 के थ्रू ये जब पास करता है तो F1 कैटालिटिक साइट है और यहाँ पे फिर ATP की सिंथेसिस होती है। तो F1 इसमें क्या है? हेड पीस। ये भी पेरीफेरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये भी होता है। और इसमें ये एक तरह से क्या है, ये ATP की साइट है, ATP सिंथेसिस की साइट है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए कि ये पूरा जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये ऑक्सीसोम इनको बोला जाता है, F1 पार्ट के लिए ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं और यहीं पे ATP की सिंथेसिस होती है। तो आप इसी तरह का प्रोसेस आपने केमियास्मोटिक थ्योरी में भी देखा था, वहाँ पर भी इसी तरह का मूवमेंट होता है और ATP की सिंथेसिस होती थी। यहाँ पर भी उसी तरह का मूवमेंट है, मतलब अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है कि एनर्जी का या ATP की सिंथेसिस होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। इस तरह से आप पूरा इसके हाइड्रोजन आयन
ग्रेडियंट की वजह से या प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से F1 और F0 पार्टिकल की हेल्प से एटीपी की सिंथेसिस होती है। इस तरह से ये जो पूरा रिएक्शन है वो कैसा है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। जबकि लाइट रिएक्शन में जो हो रहा था उसको हम लोग फोटो फास्फोरिलेशन बोले। एटीपी की सिंथेसिस वहां भी हो रही थी लेकिन लाइट एनर्जी की वजह से, जबकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन के जोड़ने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के एटीपी की सिंथेसिस करता है पूरी ये प्रोसेस के थ्रू, जितना आपने देखा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। और ऑक्सीजन इसमें एट द लास्ट पॉइंट पे जुड़ती है, टर्मिनल एंड, बिल्कुल लास्ट। देखिए अब लगभग प्रोसेस पूरी हो चुकी है, यहाँ पे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह होता है। जो पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, उसको फाइनली ये एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये पूरी प्रोसेस है इसमें एटीपी कितना बनता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि NADH2 का जो एक मॉलिक्यूल है वो 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जबकि FADH2 का जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो 1 NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म्स 3 एटीपी एंड 1 FADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म्स 2 एटीपी। तो अब हम काउंट कर लेंगे कि जितना एटीपी हैं बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि टोटल NADH2 कितने हैं, टोटल FADH2 हैं। तो इस तरह से हम इनको नंबर को काउंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना होता है।